सो हाय एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। और इसमें हम बात करने वाले हैं एक क्वांटम मैकेनिक्स का थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स को जो आगे चल के हमें बहुत काम आने वाले हैं। तो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। पार्टिकल इन अ बॉक्स प्रॉब्लम हम पढ़ेंगे, हम उसके अलावा क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर, एंगुलर मोमेंटम, हाइड्रोजन एटम, इन सब की थोड़ी थोड़ी बात करेंगे एक छोटी सी वीडियो में, ताकि हमें कुछ बातें याद आ जाए। ओके, सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक 1D बॉक्स की। तो 1D बॉक्स क्या होता है हम सबको पता है ऑलरेडी। सो ये 0, ये A, लेट अस सपोज दैट देयर इज अ बॉक्स ऑफ विड्थ A, और उसमें यहाँ पर पोटेंशियल है 0, यहाँ पर पोटेंशियल है इन्फिनिटी। सो श्रोडिंगर इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट सॉल्व जब हम करेंगे और बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे, द वेव फंक्शन बीइंग 0 हियर 0 हियर, तो स्टैंडिंग वेव्स हमारे पास बनेंगी और हमारे पास जो आइगन फंक्शंस आएंगे वो कुछ इस तरीके के आएंगे। नॉर्मलाइज हमने इसको किया हुआ है, साइन n बाय x बाय a, एंड ये x एक्सिस है। और जो इसमें एनर्जी आइगन वैल्यूज आएंगी कॉरेस्पॉन्डिंग, वो क्या आएंगी, n स्क्वायर h बार स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब अगर हम इसी को 2D बॉक्स में एक्सटेंड कर देंगे तो क्या होगा। 2D बॉक्स है तो 2D बॉक्स का मैं डायग्राम बना देता हूँ एक बार। दिस इज x एंड दिस इज y। यहाँ पर पार्टिकल इज रिस्ट्रिक्टेड टू विड्थ a और यहाँ पर b। सो इसको जब हम आगे अब पार्टिकल सिर्फ इस वाले एरिया में हो सकता है। श्रोडिंगर इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे अगेन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से, बिकॉज इट कैन बी डन बिकॉज द पोटेंशियल इज टाइम इंडिपेंडेंट। तो उस केस में हमारे पास जो वेव फंक्शन आएगा, इंडिविजुअल वेव फंक्शंस का प्रोडक्ट आ जाएगा, और वो हमारे पास क्या आएगा, फाई nx ny। नोटिस दैट इस बार दो n आएंगे, एक x एक्सिस की तरफ का, एक y का। यहाँ वाला सिर्फ और सिर्फ x का ही था। सो यह आ जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 2 बाई ए बी, नॉर्मलाइजेशन फैक्टर, साइन nx पाई x बाई a, साइन ny पाई y बाई b। ये भी हमको समझ में आ गया। इसके अंदर अगर हम एनर्जी आइगन वैल्यूज की बात करेंगे तो E nx ny दे विल बी व्हाट, h bar square pi square by 2m, m is the mass of the particle, और nx square by a square plus ny square by b square। डिजेनरेसी वगैरह हम इसके अंदर निकाल सकते हैं। डिजेनरेसी क्या होती है, एक ही आइगन वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग कितने नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स हमारे पास अवेलेबल है, उसको हम बोलते हैं डिजेनरेसी ऑफ दैट आइगन वैल्यू। तो ये हमारे पास आ गया एक सिंपल सा रिजल्ट। थर्ड हम बात कर लेते हैं एक 3D बॉक्स की। 3D बॉक्स भी बहुत इजी है। 3D बॉक्स में यही आइडियाज 3 डायमेंशंस में एक्सटेंड हो जाएंगे। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम एक बना लेते हैं बॉक्स। हाँ, सो दिस इज 0 x एक्सिस, y एक्सिस एंड द z एक्सिस। यहाँ पर है a, यहाँ पर है b, और यहाँ पर है बॉक्स की विड्थ c। सो the particle can exist only inside this box. So let's just first of all इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमको पता रहे कि हम कौन से पार्ट की बात कर रहे हैं। So okay, so this is the box that the particle is restricted to. क्यूब मैंने एक बनाया है ये। तो अगर हम इन्हीं प्रॉब्लम्स की बात अगर हम सेंट्रल उसमें करें, अगर हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में करें, तो इसी का जो काउंटर पार्ट उस केस में बनेगा वो बनेगा एक स्फेरिकल, जो होता है खाली हॉलो जो बॉक्स होता है स्फेरिकल। तो उस केस में हमारे पास जो आइगन फंक्शंस आएंगे वो इससे अलग आएंगे ऑब्वियसली, बिकॉज जो बॉक्स की शेप है वो अलग है।
if I remember correctly, those are in the form of some special functions which have their own differential equations, but we are not going to talk about them right now. So इस केस में क्या हो जाएगा अपने पास, इस केस में अगर हम आइगन फंक्शंस की बात करें तो nx, ny, nz, और ये फंक्शन होता है एक्स वाई जेड का, तो इसको हम लिख लेंगे अंडर रूट 8 बाई ए बी सी साइन एन एक्स पाई एक्स बाई ए साइन एन वाई पाई वाई बाई बी एंड साइन एन जेड पाई जेड बाई सी। ओके, तो ये भी हमारे पास आ गया। अब हम एनर्जी आइगन वैल्यूज लिखेंगे अगेन, these will again depend on 3 instead of 2 this time, because now we are talking about a 3-dimensional box. So these will be h cross square pi square by 2m nx square by a square plus ny square by b square plus nz square by c square. ओके, तो ये प्रॉब्लम हमारे पास अब सॉल्व हो गई है, जो हमने बॉक्सेस की बात कर ली है। अब हम अगली प्रॉब्लम पर चलते हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज द क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर। ओके, सो क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, इसका जो होता है एक हैमिल्टोनियन होता है, वो कुछ इस फॉर्म का होता है, माइनस एच बार स्क्वायर बाय 2m del 2 बाय del x स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। ओमेगा इज नोन एज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर। इस तरह का इसका हैमिल्टोनियन होता है, और इसके लिए जब हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आइगन स्टेट्स आते हैं वो आते हैं कुछ इस तरीके के। उनको लिखने की बजाय मैं सिंपल सबसे पहले तो एनर्जी आइगन वैल्यूज लिख देता हूँ, उसके बाद हम आइगन स्टेट्स की बात करेंगे। सो एनर्जी आइगन वैल्यूज होती हैं जो nth एनर्जी स्टेट की, वो होती हैं h बार ओमेगा n प्लस 1/2। नोटिस दैट अभी मैं सिर्फ वन डायमेंशनल ऑसिलेटर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ वन डायमेंशनल की बात कर रहा हूँ, अभी सेकेंड और थर्ड डायमेंशन पे हम जाएंगे। ओके, सो ये उसकी होती है एनर्जी आइगन वैल्यूज। और अगर हम बात करते हैं उसकी आइगन फंक्शंस की, तो आइगन फंक्शंस आर बेसिकली अ नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट टाइम्स e टू द पावर minus ax square. A is again a constant, and along with this we have Hermite polynomials. इस तरीके से x naught is again a constant. इन सारे constants की values की हम बात नहीं करेंगे, but this is what the basic structure for eigenfunctions for a one-dimensional harmonic oscillator looks like. और अगर हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें, अगर हम इसको कोशिश करते हैं, तो जो हमारे n जब इवन होता है, n जब इवन होता है 0 to 4 6 8, तब जो हमारा आइगन फंक्शन आता है दैट इज इवन। सो ये आ गया फर्स्ट ग्राउंड स्टेट गॉसियन। ओके, जो सेकंड एक्साइटेड स्टेट, जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आएगा वो आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके का। जो थर्ड एक्साइटेड स्टेट आएगा वो अगेन कुछ ऐसा हमारे पास आ जाएगा। तो these are the eigenstates of a quantum harmonic oscillator. ओके, ये भी हमने बात कर ली है। और इसके अंदर हम कुछ अगर ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो हमारे पास होता है नंबर ऑपरेटर, जिसकी प्रॉपर्टी होती है कि if applied on an eigen function it gives that same number, and उसका आइगन फंक्शन ये होता है get n, जिसमें से आइगन वैल्यू निकल कर आती है। and if you do not know this number operator approach there is no problem,
Most probably you will not be needing this in the treatment of statistical mechanics, but it's still important, so I am telling it. Okay, so अगर हम अब 2D हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करें तो 2D हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करें तो अगेन यही चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होंगी. आइगन फंक्शंस मैं इस बार नहीं लिखूंगा, because for quantum harmonic oscillators what is more important is the energy eigen values instead of these eigen functions. So हम एनर्जी आइगन वैल्यूज की बात करते हैं तो वो इस केस में हो जाएंगी एच बार ओमेगा एक्स एन एक्स प्लस 1/2 प्लस एच बार ओमेगा वाई एन वाई प्लस 1/2. अगर हमारे पास आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो वी कैन से कि एन एक्स इज इक्वल टू एन वाई होगा उस केस में, सॉरी उस केस में ओमेगा एक्स इज इक्वल टू ओमेगा वाई होगा. उस केस में ओमेगा एक्स इज इक्वल टू ओमेगा वाई. तो उस केस में अगर इन दोनों को हम ओमेगा के इक्वल रख दें तो हमारे पास हो जाएगा एच बार ओमेगा एन एक्स प्लस एन वाई प्लस 1 is equal to h bar omega n plus 1, where n is equal to nx plus ny. n can take values from 0 to 1 to ऐसे ऐसे कर कर infinity तक. ऊपर भी यही था, n can take values 0 1 2 infinity तक. इसके अंदर जो बॉक्स हमने पढ़ा था इसके अंदर n can never take value less than 1, बट इसके अंदर n can take value 0 as well हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर. ओके अगर हम 3D क्वांटम ऑसिलेटर की बात करें तो उसका अगर हम हैमिल्टोनियन लिखें तो क्या होगा, माइनस एच बार स्क्वायर बाय 2m लैप्लासियन प्लस 1/2m ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस m/2 ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस m/2 ओमेगा जेड स्क्वायर. जब हम इनको सॉल्व कर लेंगे इक्वेशंस को वेरिएबल सेपरेबल से अगेन, तो जो हमारे पास एनर्जी आइगन वैल्यू आएगी वो आएगी कुछ इस तरीके की, एच बार ओमेगा एक्स एन एक्स प्लस 1/2 प्लस एच बार ओमेगा वाई एन वाई प्लस 1/2 प्लस एच बार ओमेगा जेड एन जेड प्लस 1/2. और अगर फिर से आइसोट्रॉपिक है, आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, तीनों जो फ्रीक्वेंसीज हैं एक्स वाली वाई वाली और जेड वाली तीनों वो सेम है. अगर वो तीनों ओमेगा के इक्वल है तो ये क्या बन जाएगा, एच बार ओमेगा एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड प्लस 3/2. और इसको हम बोल देते हैं कलेक्टिवली n, so that the total energy becomes h bar omega n plus 3/2. notice that n की मिनिमम वैल्यू जैसे इस केस में 0 हो सकती है और यहाँ पर भी 0 हो सकती है और यहाँ पर तो 0 हो ही सकती है. तो हमको ये पता लग रहा है कि जैसे जैसे हम डायमेंशंस नंबर ऑफ डायमेंशन बढ़ाते हैं 1 से 2 में आए 2 से 3 में आए तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी कीप्स इंक्रीजिंग. पहले यहाँ पर सिर्फ एच बार ओमेगा बाय 2 होती, लेकिन यहाँ पर एच बार ओमेगा हो गई, यहाँ पर 3 h bar omega by 2 हो गई. सो इट इज इंक्रीजिंग इन फैक्टर्स ऑफ h bar omega by 2 एवरी टाइम. ये हो गया. अब हम बात कर लेते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, सो जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली. वैसे you must know this all already before you can get started with some real statistical physics. So do not try to learn quantum mechanics from this video only. This is just a revision जिससे तुमको स्टार्ट में करने में मेन हेल्प मिलेगी. ओके सो अब हम बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की. एंगुलर मोमेंटम, तो जैसे हम एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं इट इज बेटर टू टॉक अबाउट थिंग्स इन द
पोलर कोऑर्डिनेट्स फॉर्म, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो उसकी भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनके बीच में वो क्या होते हैं, कॉम्यूटेशन रिलेशंस क्या होते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो होते हैं उनके बीच में कॉम्यूटेशन के रिलेशंस क्या होते हैं। सो Lx एंड Ly इनके जो ऑपरेटर्स होते हैं ये कुछ इस तरीके से आते हैं, Ly Lz equals IH bar Lx and Lz Lx equals IH bar Ly. Okay, these are the operators. These are the operators. इनके ऊपर मैं कैप लगा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये ऑपरेटर्स है और इनका हम कॉम्यूटेटर निकाल रहे हैं। ओके, सो एंड जो एल स्क्वायर होता है, एल स्क्वायर जो ऑपरेटर होता है उसका कॉम्यूटेटर विद एल जेड इज इक्वल टू 0। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस। उसका कॉम्यूटेटर विद एल जेड इज इक्वल टू 0, ओके, एंड इट इज नॉन जीरो विद द अदर्स। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बिकॉज देयर कॉम्यूटेटर इज 0, तो देयर कैन बी कॉमन आइगन स्टेट्स ऑफ दीज बोथ। जैसे कि इसका मतलब ये है कि देयर कैन बी कॉमन eigenstates of both L square and Lz, which means कि किसी स्टेट में मान लो L स्क्वायर की अगर फिक्स्ड वैल्यू है तो उस केस में Lz की भी फिक्स्ड वैल्यू हो सकती है। ओके, तो ऐसे जो स्टेट्स होते हैं उसको मैं लिख लेता हूँ। वेव फंक्शन क्या होता है ऐसे स्टेट्स का? 3 डायमेंशंस में अगर हम लिखेंगे, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कैरीज अ मीनिंग इन 3 डायमेंशंस, सो r थीटा फाई, r थीटा फाई कौन से हैं? अब ये भी लिख लेते हैं एक बार। y, this is the z axis, now this is the angle phi, दूसरे कलर से बना देता हूँ, and मान लो we are talking about this point in space, this distance will be r, or angle it has covered in the xy plane is phi, and this angle which this vector makes with the z axis, this is known as theta. So this wave function is written in the form f of r y lm theta phi. This is the radial part. Now this can be anything, ये r का कोई भी फंक्शन हो, बट एज लॉन्ग एज ये वाली फंक्शनल फॉर्म है वेव फंक्शन के अंदर, तो इट इज अ प्योर स्टेट ऑफ बोथ एल स्क्वायर एंड एल जेड। ओके, नाउ व्हाट आर दीज फंक्शंस? ये जो होते हैं एल एम वाई एल एम थीटा फाई, दीज आर नोन एज स्फेरिकल हार्मोनिक्स। इसको स्फेरिकल हार्मोनिक्स बोल देते हैं हम। What are these? These are simply the product of associated Legendre polynomials with a phase factor containing phi. So PL cos theta. I'm not assuming that you are learning from this video. This is just a revision. Okay. So e to the power minus im phi. So these are the two numbers required to specify these functions completely, and these are known as L and M. ये तो दो numbers हैं. Okay. ओके, सो इसमें हम आगे चलते हैं। अब इसमें हम आगे चलते हैं तो हमारे पास ये आ गए हैं प्योर स्टेट्स, दीज आर नोन एज स्फेरिकल हार्मोनिक्स। नाउ इफ वी ट्राई टू फाइंड आउट द आइगन वैल्यूज फ्रॉम दीज आइगन स्टेट्स, तो एल स्क्वायर की क्या आइगन वैल्यूज आएंगी? एल स्क्वायर, लेट्स से कि हम इसको फाई आर एल एम, फाई आर
थीटा फाई LM बोल देते हैं। तो एल स्क्वायर जब इन पे अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अब हम वो देखने वाले हैं। इज इक्वल टू एच बार स्क्वायर एल इंटू एल प्लस 1 फाई LM आर थीटा फाई। दिस इज द आइगन वैल्यू। ओके, सिमिलरली अगर हम LZ अप्लाई कर देंगे, LZ के भी आइगन स्टेट्स हैं ये, तो हमारे पास आ जाएगा आर थीटा फाई एम एच बार फाई LM आर थीटा फाई। सो स्फेरिकल हार्मोनिक्स होते हैं जब स्टेट्स, तो उस केस में एल स्क्वायर की वैल्यू आती है दिस और LZ की वैल्यू आती है दिस। ओके, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब इसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि m कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम -L टू +L, यानी कि देर आर 2L + 1 वैल्यूज ऑफ m फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ L। ओके, ये हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम इसको क्वांटाइजेशन को अगर हमको अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो, दिस इज नोन एज स्पेस क्वांटाइजेशन। तो मैं बता देता हूँ कि हाउ एंगुलर मोमेंटम इज बेसिकली क्वांटाइज्ड। तो सपोज दैट यू हैव अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ L, मान लो हमारे पास L की कोई वैल्यू है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ L की क्या वैल्यू हो सकती है उस केस में, अंडर रूट ऑफ h बार स्क्वायर L इंटू में L + 1। L स्क्वायर का अगर प्योर स्टेट है तो मैग्नीट्यूड ऑफ L की क्या वैल्यू होगी, ये होगी, तो h बार L इंटू L + 1 का अंडर रूट। सो नाउ we try to represent this in 3 dimensions. Let us draw a vector which represents the length of the angular momentum. तो h bar अंडर रूट L + 1। नाउ इस वाले एंगुलर मोमेंटम की टोटल वैल्यू के लिए टोटल मिलाकर जो LZ की वैल्यूज होती हैं वो कितनी हो सकती हैं, क्योंकि वो MH बार होती हैं, तो वो हो सकती है टोटल मिला के 2L + 1 वैल्यूज। ओके, सो फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू we can have this value of LZ, we can have this value of LZ based on what these allow. ये है, we can have this value of LZ, we can have 0 LZ as well, कि भाई उसका कोई कंपोनेंट है ही नहीं z डायरेक्शन में। तो बिकॉज एंगुलर मोमेंटम सिर्फ इन्हीं कुछ जगहों पर पॉइंट कर सकता है इन टोटल, तो this is known as the quantization of angular momentum. You all know about this already. Moreover, अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन एटम की। अब जो हाइड्रोजन एटम होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम हैमिल्टोनियन लिखते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, -h बार स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर प्लस v क्या हो जाता है, पोटेंशियल क्या लिखेंगे इसके केस में, -e स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, राइट, यही लिखेंगे पोटेंशियल को हम। सो इस केस में हम देख सकते हैं कि पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा और फाई। These kind of potentials are known as spherically symmetric potentials. सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है वो रेडियल डिस्टेंस पे, इलेक्ट्रॉन यहाँ है तब भी वही पोटेंशियल, यहाँ है तब भी वही पोटेंशियल। इस केस में क्या होता है, हैमिल्टोनियन कम्यूट्स विद L स्क्वायर
and Hamiltonian commutes with Lz. इसका मतलब there can be pure states of energy which are given by the spherical harmonics. Okay, so इस केस में अगर हम वेव फंक्शन लिख लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, मैं स्टेट की फॉर्म में उसको लिख रहा हूँ इस बार, तो हमारे पास वो आ जाएगा y lm थीटा फाई, स्फेरिकल हार्मोनिक्स की फॉर्म में तो हो सकता है, बट पिछली बार क्या था, दिस रेडियल फॉर्म ऑफ द वेव फंक्शन वाज आर्बिट्रेरी, कुछ भी रख लो एल स्क्वायर और एल जेड का तो वो आएगा ही आएगा। इस केस में ये रिस्ट्रिक्शन चली जाती है, और जो हमारे पास आर आएगा, जो ये रेडियल वाला पार्ट आएगा, दिस हैज सम डेफिनेट फंक्शनल फॉर्म। वो डेफिनेट फंक्शनल फॉर्म क्या होती है हम बात नहीं करेंगे, बट एक चीज की हमको ध्यान रखनी है चीज कि दिस रेडियल पार्ट इज अ फंक्शन ऑफ अ न्यू नंबर, यहाँ पर तो एल और एम दोनों थे, दिस इज अ फंक्शन ऑफ अ न्यू नंबर दैट इज एन एज वेल एज एल, जो यहाँ पर आया है एल, एंड वाई एल एम थीटा फाई। मोर ओवर जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, दैट ओनली डिपेंड्स ऑन दिस एन, एनर्जी only depends on this n. ओके, उसकी वैल्यू बोर्स मॉडल से हमको पता है, लगभग लगभग किससे दी जाती है, -13.6 बाय n स्क्वायर En. ओके, इस तरह की हमारी कोई एनर्जी होती है। अब कुछ रेस्ट्रिक्शंस इनकी वैल्यूज पे, मान लो यू आर इन अ पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट n, उस केस में L कैन वेरी फ्रॉम 0 टू n-1, ये L है, M कैन वेरी फ्रॉम -L टू +L। ओके, तो बेसिकली अब हमारा वो क्या है, now I'm going to prove probably the most mysterious formula you have read since your school days। वो क्या होता है कि total number of electrons which can be accommodated in the nth shell is 2n square। ये हमने पढ़ा था, इस फॉर्मूले को हम डिराइव कर लेते हैं एक बार, वो इन्हीं बाउंड्री कंडीशंस के बेसिस पे आएगा जो अभी हमने यहाँ पर डिफाइन की है, ऊपर की तीन। सो सबसे पहली बात देखो, मान लो तुम n स्टेट पर हो, और n स्टेट पर हो तो इसके अंदर तुम्हारे पास L की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, 0 से लेके n-1 तक वैल्यूज हो सकती हैं, यानी कि L कैन कैरी n नंबर ऑफ वैल्यूज। क्या ये बात सही है? L can carry n number of values. Now if L can carry n number of values and for each L you have 2L plus 1 values of M, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मान लो n की वैल्यू है 5, तो n की वैल्यू है 5, तो 0 1 2 3 4 5 सॉरी 4 ये हो सकती हैं L की वैल्यूज। इसके लिए M की वैल्यूज क्या होगी, 0, इसके लिए -1 0 1, इसके लिए -2 -1 0 1 2, इसके लिए -3 -2 -1 0 1 2 3, और इसके लिए -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। ओके, ये हो सकती है वैल्यूज, तो इसी सारी इंफॉर्मेशन को हम अकोमोडेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स और दे कैन नॉट बी इन द सेम स्टेट, यानी कि कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता जिसका n भी सेम हो, l भी सेम हो, m भी सेम हो और स्पिन भी सेम हो। स्पिन अपर हाफ में है, लोअर हाफ में, या तो उसका ये स्टेट हो सकता है या ये स्टेट हो सकता है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हमारे पास कितने बनेंगे, इस n के लिए हमारे पास L और M के कितने
कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं और उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे टू अकाउंट फॉर दिस स्पिन थिंग। ओके, सो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कितने बनेंगे कॉम्बिनेशंस जो बनेंगे वो हम कैसे निकालेंगे, अब देखो। नाउ L varies from 0 to n minus 1. Okay, so and for a particular value of L, there are 2L plus 1 values of M. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2L plus 1, ठीक है, ये हम एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ L की बात कर रहे हैं। ओके, and how many values of L are going to be there? They are going to start from 0 to n minus 1. Okay, और स्पिन को अकाउंट में लेने के लिए हम इस पूरे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन एन एटम का कोई भी जो शेल है या उसके अंदर कितने आ सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 2 में 2 समेशन ऑफ L goes from 0 to n minus 1 plus 1 0 to n minus 1. ओके, सो इसको हम ऐड कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 2 और L जो है हमारे पास, इसको हमको अब ऐड कैसे करना होगा, बहुत ही सिंपल है। दिस इज बेसिकली व्हाट 0 plus 1 plus 2 n minus 1, है ना। प्लस में ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी, ये क्वांटिटी हमारे पास बन जाएगी n। सॉल्व कर सकते हैं हम इसको, 0 टू n माइनस 1 को जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 प्लस 1, टोटल मिलाकर n टाइम्स ही ऐड हो जाएगा, ये n आ जाएगा, ठीक है। सो इसको भी हम ऐड कर सकते हैं। दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को ऐड करने का क्या तरीका है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें n, और n बाई 2 इंटू में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो आ जाएगा n माइनस 1। ओके, यहाँ पे आ जाएगा n, ये कट गया और हमारे पास क्या आ जाएगा n इंटू में n माइनस 1 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 2n square. This is the number of electrons which can be accommodated in a particular shell. ठीक है, तो ये कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जो क्वांटम मैकेनिक्स की हमको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में काम आने वाली हैं। If you have never studied quantum mechanics before, do not try to study it from this video. And if you have studied it before, this should come out to be enough in order to proceed with what we are going to do next. And I hope you understood this. If you found my explanations bad somewhere, then please give me feedback in the comments and explain how I could have explained it in a better way. And if you benefit from these videos, consider telling me what exactly you benefit from so that I can put more of these into these videos. Okay, so we will meet in the next video, and keep yourself safe during this pandemic. Thank you very much.